नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करते हैं। मजदूरों की घर वापसी को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का दावा किया है। एमपी में अब तक 5,33,000 श्रमिकों को घर वापस लाया गया है। 3,72,000 प्रवासी मजदूर बस से, जबकि 1,63,000 ट्रेन से मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। कल 3 ट्रेन प्रवासी मजदूरों को लेकर एमपी पहुंची। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसके बारे में जानकारी दी। मंत्री के मुताबिक दूसरे राज्यों के श्रमिकों के लिए 750 बसों को बॉर्डर पर लगाया गया है। 35,000 श्रमिक आ चुके हैं। इसमें से 5,35,000 में से 3,72,000 बसों से, 1,63,000 ट्रेन से आए। आज भी 3 ट्रेनें आई हैं, कल 4 ट्रेन आएंगी। हमने 750 बसें जो अन्य प्रदेशों से मजदूर आ रहे हैं बॉर्डर पे लगा के रखी है, जो दूसरे प्रदेशों तक पहुंचाएंगी। अभी तक हम 4,15,000 मजदूर दूसरे प्रदेशों के पहुंचा चुके हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आरक्षक की कैप को लेकर सरकार ने फैसला किया है कि आरक्षक ऊनी कैप की जगह अब कॉटन की कैप भी पहन सकेंगे। गर्मी और लू से बचने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। नए कैप को सैनिटाइज करना भी आसान होगा। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक जो ऊनी बैरेट कैप पहने रहते हैं, मैंने देखा इस गर्मी में भी ऊनी बैरेट कैप वो पहने हैं, तो इसकी जगह कॉटन के स्पोर्ट्स और नीली कैप लगाने का आदेश आज मैंने फाइल पे किया है। अब ये ऊनी कैप गर्मी में जून के महीने में नौतपा में, और दूसरा इसको रख रखाव में भी अगर एक बार भी धुल जाए तो ये अपना सेफ ही खो देती है, इसकी कड़कता चली जाती है, ये अपनी सेफ जो मूल सेफ लगाने का है वो नहीं ले पाता है। ऐसी कई चीजें विसंगतियां इस कैप में थी, तो आज हमने दस्तखत की हैं कि वो ऊनी बैरेट कैप की जगह कॉटन की स्पोर्ट नीली कैप लगाने के लिए अनुमति दी है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 2 बड़ी खबरें जो प्रदेश की सियासत में खलबली मचा रही हैं। उपचुनाव की जंग को लेकर अभी से मैदान में फील्डिंग शुरू हो चुकी है। सावेर में प्रेमचंद गुड्डू तुलसी सिलावट के साथ पंजा लड़ाने की तैयारी में हैं। उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ मुलाकात की है और ईद की बधाई वाले पोस्टर पर भी कांग्रेस का सिंबल नजर आया है। दूसरी ओर अनूप मिश्रा ने भी कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की और सिंधिया की तारीफ की। और वहीं प्रेमचंद गुड्डू के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ से हुई मुलाकात सामान्य थी। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद गुड्डू जिस दिन आवेदन करेंगे उस दिन गुण दोष के आधार पर पार्टी फैसला करेगी। इसके साथ ही ये भी कहा कि फिलहाल प्रेमचंद गुड्डू के पार्टी में शामिल होने को लेकर पार्टी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। इस समय जो 24 विधानसभाओं के चुनाव मध्य प्रदेश में हैं, भाजपा के कई लोग कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए हम लोगों से भी मिल रहे हैं, कमलनाथ जी से भी मिल रहे हैं। जिस दिन प्रेमचंद गुड्डू आवेदन करेंगे उस दिन ये प्रश्न विचारणीय हो जाएगा। गुण दोष के आधार पे किसे लेना है किसे नहीं लेना है फिर हम लोग तय करेंगे। आज तो मुलाकात तो कई लोग कर रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता कई लोग आके मिल रहे हैं, कोई टिकट मांग रहा है, कोई सब बिना शर्त सम्मिलित होने की बात कर रहा है। तो जब आवेदन आ जाएगा उस समय अपन पुनः इस बारे में। पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा ने भी कल प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान उपचुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई। मुलाकात के बाद अनूप मिश्रा ने कहा कि पार्टी में किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं है। पार्टी में आए नए लोगों को पार्टी की नीति समझाना होगा। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि सिंधिया के आने से पार्टी और मजबूत होगी। पार्टी तय करे कि मुझे क्या जवाबदारी दी जाएगी। एक सैनिक की जब अपने सेनापति से मुलाकात होती है तो वो सामान्यतः एक अनौपचारिक भेंट होती है, एक कुछ समस्याओं के लिए भेंट होती है। मेरी कोई समस्या नहीं है। मैं भोपाल आया था, अध्यक्ष जी को फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा अनुप जी आइए अपन बैठ के बात करेंगे। आपको लगता है कि कोई टिकट की मांग या कैंडिडेट बदलने की मांग, मैं ऐसे किसी काम के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि पार्टी का अपने सेनापति का
दिशा निर्देश लेने आया हूँ कि मुझे आगे अब क्या करना है। तो जो नया आया है स्वाभाविक है कि उसको भी अभी पार्टी की रीति नीति को समझना है और वो समझ भी रहे हैं। जब राजमाता 1967 में आई थी, संवित सरकार बनी थी, जितनी मजबूत जनसंघ उस समय हुई थी उस संभागी नहीं मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से उतनी ही मजबूत और भारतीय जनता पार्टी हो गई। और उधर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उपचुनाव को लेकर बयान दिया। मंत्री का कहना था कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ उपचुनाव लड़ेगी। कैबिनेट के विस्तार पर उनका कहना था कि अधिकार सीएम का है, ऐसे में लॉकडाउन के खत्म होने पर सीएम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। अभी उपचुनाव घोषित नहीं हुए, जब चुनाव घोषित होंगे तो भारतीय जनता पार्टी ताकत से लड़ेगी और सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए प्रयास। अभी देखा जाए तो अनु मिश्रा भोपाल में वीडी शर्मा जी से मिले और चुनाव को लेकर कुछ बयान भी दिया है कि उनकी मंशा है अब चुनाव लड़ने। हाँ तो ठीक है, तो पार्टी की चुनाव समिति तय करती है, यहाँ कोई व्यक्ति थोड़ी घोषणा कर जाता है। अभी छिंदवाड़ा में कमलनाथ और उनके बेटे के पोस्टर लगे थे गुमशुदा के, ऐसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के लगते हैं, लेकिन एफआईआर भाजपा पे नहीं हुई और कांग्रेस पे हुई। नहीं, भाजपा पे क्यों, भाजपा पे क्यों होना चाहिए? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पोस्टर लगाने में कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं का नाम आया था। वो आया होगा तो वहाँ की पुलिस ने वहाँ की कार्रवाई की होगी, यहाँ ज्योतिरादित्य जी के पोस्टर लगाने की जरूरत है। और इधर हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने नकली सामान बेचने वाले व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा है कि गलत करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो व्यापारी निर्दोष होगा उस पर कार्रवाई नहीं होगी, ये भी उन्होंने बता दिया। पूर्व की कांग्रेस सरकार पर मंत्री ने हमला भी बोला और उनका कहना था कि शुद्ध के खिलाफ युद्ध पूर्व सरकार का बस दिखावा था। न खाएंगे न खाने देंगे अधिकारियों को, और इसलिए हम सुशासन देंगे। जो दोषी होगा छोड़ा नहीं जाएगा और जो निर्दोष होगा उसको परेशान नहीं करने देंगे। और किसी व्यापारी को परेशान किया, ईमानदार व्यापारी को, तो हम उस अधिकारी को उल्टा लगता देंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन के कारण शराब दुकानें बंद रहने और उसके बाद किसी भी प्रकार की आर्थिक छूट नहीं मिलने के बाद अब शराब के ठेकेदारों ने फिर से अपनी दुकानों को बंद करने का फैसला कर लिया है। पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें बंद हो चुकी हैं और आज से कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। शराब कारोबारियों की माने तो पहले 2 महीने के लॉकडाउन ने उनकी कमर तोड़ दी, वहीं अब दुकानें खुलने के बाद कम बिक्री के चलते उनको लगातार घाटा हो रहा है। लॉकडाउन में शराब की दुकानें तो खुल गई हैं, लेकिन उनकी बिक्री घटकर 30% रह गई है। ऐसे में शराब कारोबारियों को ठेका कीमत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। और इधर सांसद विवेक तनखा ने ब्रिटिश नागरिक को लेकर ट्वीट किया है। सीएम डीजीपी को सांसद ने यह खत लिखा है। जेल में बंद सोहेल को रिहा करने की मांग की गई है। सोहेल अपने परिवार से मिलने के लिए गुजरात में आया था। विवेक तनखा ने कहा है वीजा उल्लंघन के आरोप में सोहेल गिरफ्तार किया गया था। सोहेल को उसके देश भेजा जाना चाहिए, इस बात की मांग विवेक तनखा की तरफ से की गई है। मामले को वापस लिया जाना चाहिए, सोहेल को यूके भेजा जाए। वीजा उल्लंघन के मामले में भोपाल पुलिस ने मस्जिदों में रुके कई विदेशियों को गिरफ्तार किया था, उसमें एक ये भी है। ये विवेक तनखा की तरफ से ट्वीट किया गया। आपको बता दें कि विवेक तनखा ने भोपाल जेल में बंद ब्रिटिश नागरिक सोहेल को लेकर ये ट्वीट किया है और सीएम शिवराज और डीजीपी विवेक जौहरी को चिट्ठी लिखी है और भोपाल जेल में बंद ब्रिटिश नागरिक सोहेल को छोड़कर उसके देश भेजे जाने की मांग की गई है। बात कोरोना की कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में कोरोना के केस 7,000 के पार हो चुके हैं। इंदौर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले बने हुए हैं। इंदौर में 3,000 के पार पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा हो चुका है, बल्कि 3100 के पार ये हो चुका है। अब तक 3700 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हो गए हैं पूरे मध्य प्रदेश में। और भोपाल की अगर बात की जाए तो यहां पॉजिटिव केस की संख्या 1000 से ज्यादा हो चुकी है।
कोरोना को लेकर लगातार जानकारी जो निकल कर आ रही है और जिस प्रकार से टेस्टिंग हो रही है उसके बाद मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। भोपाल में 1000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज हैं। तो अगर इंदौर की बात की जाए तो 3100 मरीज की संख्या को भी इंदौर पार कर चुका है। अरुण त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। इंदौर हॉटस्पॉट अब भी बना हुआ है और अरुण से बात करते हैं। अरुण, एक बार फिर से इंदौर से खबर यही आई, कल 3000 थे, आज 3100 के पार हो गया। अरुण, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल पुनीत, मैं आपको बता दूं कि जो काफी लंबे समय बाद इंदौर वासियों की राहत मिली है कि सिर्फ 39 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं 756 सैंपल्स में से, तो ये बड़ी बात है। अभी तक जो पॉजिटिव मरीज थे वो 80 से 90 के बीच रोज मिल रहे थे, लेकिन अभी 39 पे आंकड़ा आ गया है और 3103 पर पहुंच गया है। एक मरीज की मौत की पुष्टि भी हुई है। रोज 2 मरीजों की मौत हो रही थी, लेकिन एक मरीज की पिछले 24 घंटे में मौत की पुष्टि हुई है। तो 117 मरीज अभी तक यहाँ पर पॉजिटिव हैं जो मर चुके हैं और 1502 मरीज हैं, उनका भी विभिन्न अस्पतालों में अभी इलाज चल रहा है जो पॉजिटिव है। तो अब धीरे धीरे ऐसा कहा जा सकता है कि इंदौर बेहतरी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हालांकि अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है और लोगों को संयम रखने की जरूरत है। लोगों को संयम रखने की जरूरत है। कुछ कंटेनमेंट एरिया जो हैं वो भी बढ़े हैं क्या? दूसरी तरफ विमान सेवाएं भी शुरू हुई हैं? बिल्कुल, देखिए अभी जो कंटेनमेंट एरिया है वो करीब 20 के करीब बढ़े हैं, लेकिन 47 के करीब जो कंटेनमेंट एरिया है वो डीनोटिफाई भी हो गए हैं, वो खत्म भी हो गए हैं। तो एक तरफ 20 बढ़े हैं तो 47 खत्म भी हुए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है फ्लाइट भी शुरू हो गई है इंदौर में और अभी 12 फ्लाइट कल गई थी और आगे अब धीरे धीरे फ्लाइट बढ़ाई जाएगी। हालांकि 28 फ्लाइट शुरू होनी थी, लेकिन कुछ विमान कंपनियों ने एंड टाइम पे अपनी सेवाएं रद्द कर दी, इसलिए सिर्फ 12 फ्लाइट कल शुरू हुई थी। लेकिन अब आगे चल के माना जा रहा है कि धीरे धीरे फ्लाइट की संख्या भी बढ़ेगी और इंदौर के जो कंटेनमेंट जोन है वो भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो ऐसे में अब कहा जा सकता है कि जो संक्रमण की दर है वो भी कम होती जा रही है और इंदौर अब बेहतरी की ओर बढ़ रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। एक बात और अरुण, कुछ वक्त पहले ये बात कही गई थी कि अमेरिका से एक खास मशीन बुलवाई जा रही है जिससे कि टेस्टिंग के रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाने वाले हैं और वो अब तक आ जानी चाहिए थी। क्या मशीन पहुंच चुकी है और उससे टेस्टिंग शुरू हो चुकी? देखिए, कहा तो ये जा रहा था कि 20 मई को ये मशीन पहुंच जाएगी और 1 घंटे में जो सैंपल है उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। कोई भी मरीज अगर जांच कराएगा तो 1 घंटे में उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन अभी तक वो मशीन अमेरिका से यहाँ नहीं पहुंची है। फुली ऑटोमेटिक ये मशीन थी और ये मीटिंग में तय हुआ था। खुद उसमें सांसद भी शामिल थे, जनप्रतिनिधि भी शामिल थे और जिला प्रशासन के अधिकारी भी शामिल थे, लेकिन वो मशीन अभी तक क्यों नहीं पहुंची ये भी बड़ा सवाल है। और जो सैंपल्स की जो संख्या है वो भी बहुत कम अभी तक जांची जा रही है। 1000 से कम सैंपल रोज जांचे जा रहे हैं, जबकि कुछ दिनों पहले तक ये 1000 से 1500 के बीच थे, लेकिन सैंपल की संख्या भी कम होती जा रही है। तो ऐसे में अब माना जा सकता है कि जो मशीन है वो कब आएगी, लेकिन उससे पहले ये है कि जो दूसरी प्राइवेट लैब्स है उसमें भी जांच शुरू हो गई है, तो उससे भी लोगों को अब फायदा मिलेगा। लेकिन अरुण, यहाँ क्या प्रशासन जिस मुस्तैदी और दिखाई जानी चाहिए, 2 बातें साफ हो रही हैं कि एक तरफ तो टेस्टिंग कम हो रही है और दूसरी तरफ जो मशीन अब तक आ जानी चाहिए, इतने मामले बढ़ रहे हैं उसके बावजूद टाइम पर नहीं पहुंची। बिल्कुल, देखिए ये तो बड़ा सवाल है कि ये मशीन क्यों नहीं पहुंची। इसके बारे में अभी और जानकारी लेना पड़ेगी कि मशीन आखिरकार इंदौर क्यों नहीं पहुंची। जब कह दिया था कि 20 मई को ये लग जाएगी यहाँ पर, लेकिन अभी तक ये मशीन यहाँ पर इंस्टॉल नहीं हो पाई है। हो सकता है कुछ तकनीकी कारण रहे होंगे, लेकिन अब जिस तरह से लोगों के जो सैंपल्स या लोगों के सैंपल कलेक्शन की संख्या वो कम हो रही है, उससे माना जा रहा है कि संक्रमण धीरे धीरे जरूर कम हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मजदूरों की घर वापसी को लेकर एमपी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। एमपी में अब तक 5,33,000 श्रमिकों को घर वापस लाया गया है। 3,72,000 प्रवासी मजदूर बस से, जबकि 1,63,000 ट्रेन से मध्य प्रदेश पहुंचे थे। और इस बीच दूसरी खबर है, एक रीवा से भी आपको जानकारी दे दें कि यहां पर रीवा के सिमरिया में बसामन मामा गो अभयारण्य में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है।
यहां पर 6 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भूख की वजह से गायों की मौत हुई है। गायों की मौत को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन को खबर की, बावजूद इसके प्रशासन ने गायों की सुध नहीं ली। सावन मामा गौशाला वन विहार जो बनाया गया है उसमें हजारों की तादाद में गाय वहाँ रह रही हैं। तो वर्तमान में आज की जो घटना और आपको वीडियो आपके सामने है, उस वीडियो को देखने से पूर्णतः प्रमाणित होता है कि विगत कई दिनों से वहाँ मृत जीव पड़े हुए हैं। जिसमें ये हमें जो संचालक हैं उनके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि सुबह 2 पशु मृत पाए गए थे और अभी हमने जो जांच में देखा कि 1 पशु और मृत पाए गए हैं। हमने पहले भी ये निर्देश दिए थे कि डिस्पोज जो करना है आपको गड्ढों में ही करना है, लेकिन वो पशु खुले में मृत पाए गए हैं। इसकी हम विशेष जांच करेंगे और इसमें जो अभी हमने प्रथम दृष्टया इनसे पूछा तो इन्होंने ये कहा है कि जो गड्ढा था वो पूरा भर गया है, जिस वजह से उन्हें खुले में छोड़ दिया गया है। लेकिन हम तत्काल इनको अभी गड्ढों में डिस्पोज करवाएंगे और पशु जो मृत हो रहे हैं उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जिसकी हम जांच करवाएंगे। बाकी रेगुलर चिकित्सक उनका चेकअप करते हैं और समय समय पर हम पूरी मॉनिटरिंग इसकी करते हैं। रतलाम में किसानों को गेहूं तुलाई के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है। उपार्जन प्रभारी के रिश्वत लेने का वीडियो भी वायरल हो गया है। इस वायरल वीडियो में प्रभारी किसान से 1000 रुपए की रिश्वत लेते साफ नजर आ रहा है। घटना आलोट के श्रीनाथ वेयर हाउस की है। गेहूं तुलाई के लिए किसान को रुकना ना पड़े, इस लिहाज से रिश्वत ली गई। उधर वीडियो के सामने आने पर उपार्जन प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। समिति के जो खरीदारी प्रभारी है देवी सिंह चौहान, उनकी शिकायत विगत 2-3 दिन से आ रही थी कि पैसे लेकर ट्रैक्टरों को अंदर जल्दी तुलवाने का कार्य किया जा रहा है। इसी के संबंध में कल शाम को वीडियो वायरल हुआ है। जिला प्रशासन तत्काल कार्रवाई करते हुए देवी सिंह चौहान को निलंबित कर दिया है तथा उसको कलशा मुख्यालय पदस्थ कर दिया गया। बैतूल में ढाबे पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर के साथ मारपीट की गई। ये ढाबा संचालक और उसके कर्मचारियों ने मैनेजर की जमकर पिटाई की है। पिटाई का वीडियो सामने आ चुका है। मैनेजर का कहना है कि ढाबे में वो खाना खाने गया था। इस दौरान नशे में धुत 3 कर्मचारियों ने उसके बैग को छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर उसके साथ पिटाई की गई। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो ये ढाबा संचालक की पिटाई का ये वीडियो जो है ये भी सामने आ चुका है। 5 लोग इसे पीट रहे हैं। ढाबा संचालक पर ही आरोप लगाए। ढाबा संचालक ने पिटाई की, उसके साथियों ने मिलकर पिटाई की। एक मैनेजर, कंस्ट्रक्शन कंपनी का ये मैनेजर बताया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर का ये आरोप है कि उसके पास बैग था, उसे छीनने की कोशिश इन लोगों के द्वारा की गई। इधर इसका एक वीडियो भी बनाया गया जो सामने आया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अभी तक की जांच में 5 लोगों का नाम सामने आया है कि जिन्होंने उनके साथ मारपीट करी है। विवेचना जारी है। जैसे ही आरोपियों के नाम के खुलासे होते हैं उनकी गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी ठीक स्थिति में है, वो बढ़िया है और जैसे ही वो ठीक होते हैं तो फिर उनसे उनकी शिनाख्त करवाएंगे। पता चल रहा है कि होटल के ही जो व्यक्ति हैं उन लोगों ने ही उनसे मारपीट की है। कुछ लोग होटल के हैं, कुछ बाहर के थे। कुल 5 लोग हैं ये। आगे जैसी विवेचना होती है विधिवत चालान तैयार करके और माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। सीहोर के लोहा पठार गांव में किसान के घर में आग लगने की घटना सामने आई। आग की वजह से घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। किसान का एक 11 साल का बेटा भी इस आग की चपेट में आ गया और झुलसने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। गांव के लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई थी, लेकिन 2 घंटे तक दमकल की टीम घटनास्थल पर नहीं पहुंची। आग लगने की वजहों का भी पता नहीं चल पाया। लोहा पठार जिला सीहोर तेछी निछावर, हम 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। लगाए थे 2 घंटा पहले जागरिया पुलिस स्टेशन में फोन लगाया था 100 नंबर पे। अभी तक पुलिस आके खड़ी है, कह रहे हैं जहाँ रही है गाड़ी 10 मिनट में पहुँच रही। घंटा हो गया, हम गरीबों को आग लग गई, हमारा एक लड़का खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक फायर ब्रिगेड नहीं आई है और हम रो रहे हैं। पुलिस वाले मतलब आए हैं, कह रहे हैं 1 घंटे बाद आए हैं, मजा ले रहे हैं कि जहाँ गई वहाँ गई, बस इतना ही कर रहा है। हमारे लिए कुछ नहीं है, टिड्डू के लिए गाड़ी है, टिड्डू के लिए। इधर ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही सामने यहां पर स्वास्थ्य विभाग की आई है। भीतरवार के
सरकारी अस्पताल में 8 नवजातों की यहां पर गर्मी की वजह से तबीयत खराब हो गई है। मैटरनिटी वार्ड में कूलर बंद पड़ा हुआ है और इतना ही नहीं, खिड़कियों के कांच तक टूटे हुए हैं। बाद में चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने बच्चों का इलाज किया। वहीं एसडीएम ने 24 घंटे में व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक।